हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल द माइलस्टोन एकेडमी पर। जल्दी से सभी लोग जुड़ जाओ। नमस्ते भाई। चलो, आज जो है वो पॉलिटी की थर्ड क्लास है। ठीक है, 2 क्लास ऑलरेडी मैं ले चुका हूं। लास्ट क्लास में मैंने आपको ये बता दिया कि हमने किस देश से क्या क्या चीजें बोरो की हैं। ठीक है, आज जो हम पढ़ेंगे वहां से संविधान शुरू हो जाएगा। यानी कि संविधान की जो शुरुआत होती है वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। शुरुआत कहां से होती है? जैसे कोई भी हम कहानी पढ़ते हैं तो शुरुआत में पात्रों का उल्लेख होता है, प्रीफेस होता है, उसके बारे में बताया गया होता है कि कहानी क्यों लिखी गई है, किसके लिए लिखी गई है। इसी प्रकार संविधान भी जब बनाया गया तो शुरुआत के पन्नों में कुछ ऐसी बातें जोड़ी गई जिसमें बताया गया कि संविधान हमने किस आधार पर तैयार किया है। उसी हम आधार को हमने क्या नाम दे दिया? प्रस्तावना या उद्देशिका नाम दे दिया। ठीक है, प्रस्तावना या उद्देशिका, या इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्रीएम्बल। ठीक है, तो आज हम प्रस्तावना के बारे में पढ़ने वाले हैं। और कौन से अधिनियम बेटा करण? वो अधिनियम हिस्ट्री में पढ़ाऊंगा। अच्छा, 1935 का कानून, 1919 का कानून, वो सब हिस्ट्री में पढ़ाऊंगा ना बेटा। मॉडर्न में आ जाएगा वो अधिनियम वाली जो चीज है ना, वो पॉलिटी का भी पार्ट है और हिस्ट्री का भी पार्ट है, तो वो हम उसमें पढ़ लेंगे। ठीक है, देखो बात करें भारत के संविधान की उद्देशिका की। ठीक है, तो शुरुआत का जब हम संविधान अपना खोलते हैं, ठीक है, तो उसमें सबसे पहले हमें उद्देशिका मिलती है। ठीक है, तो इसे एक बार हम पढ़ लेते हैं क्योंकि यहां से कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, उद्देशिका से भी। ठीक है, ये बताओ थोड़ा साफ है ये? कहीं धुंधला तो नहीं दिख रहा है? ये बताओ दिख रहा है? धुंधला तो नहीं है? साफ नहीं है? वैसे दिख रहा है, मतलब काम चला हुआ है फिलहाल। ठीक है, चलो, अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। तो देखो, ये जो हमारी उद्देशिका है, प्रीएम्बल है, वो क्या कहती है? हम भारत के लोग। ठीक है, यानी ये सबसे पहले जो उल्लेख करती है वो किसकी बात करती है? भारत के लोगों की बात करती है। यानी कि ये कहती है कि ये जो संविधान हमने तैयार किया है, ये किनके द्वारा तैयार किया गया है? भारत के लोगों के द्वारा तैयार किया गया है। तो ऐसा क्वेश्चन पेपर में भी आ जाता है कि जो संविधान है उसको 26 नवंबर 1949 को किसने अपनाया था? तो वहां पर आपको संविधान सभा टिक नहीं करना। अपनाया संविधान सभा ने था, लेकिन संविधान सभा का प्रतिनिधि कौन थे एक्चुअल में? ठीक है, तो जो संविधान सभा रिप्रेजेंट कर रही थी वो किसको रिप्रेजेंट कर रही थी? तो वो जनता को कर रही थी। तो ये जो संविधान अपनाया गया, ये जनता के द्वारा अपनाया गया। यानी संविधान की जो अंतिम शक्ति है, जो फाइनल पावर है संविधान की, वो किस में शामिल है, किस में निहित है? तो वो किस में निहित है? जनता में निहित है। ठीक है, पीपल में, पब्लिक में निहित है। तो हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग अपनाते हैं संविधान को। क्या करते हैं? एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश मानते हैं हम अपने आप को। क्या मानते हैं? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। ये जो वर्ड है ये आपको एज इट इज याद रखने, क्योंकि इनका सीक्वेंस आ जाता है। इंग्लिश में भी लिख दे रहा हूं यहां पर मैं, सोवरेन कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में से क्या कहते हैं? सोवरेन। और क्या है हमारा जो देश है? वो है समाजवादी, यानी कि सोशलिस्ट है। क्या क्या अर्थ होता है इनका वो अभी समझाऊंगा। इसके अलावा हमारा देश क्या है? पंथ निरपेक्ष है या धर्म निरपेक्ष है। बात वही है, पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष। इंग्लिश में कहते हैं सेक्युलर। लोकतांत्रिक गणराज्य है, यानी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। तो ये चारों क्रम से लगाने को आ जाते हैं कि ये चारों जो शब्द हैं इनका सही क्रम क्या है। तो सबसे पहले जो भारत है वो क्या है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है। इसका मतलब हुआ कि हम अपने आप में संपूर्ण हैं, हमारे ऊपर किसी का भी अधिकार नहीं है। हम पूरे अपने आप में क्या है? पूर्ण स्वतंत्र हैं। ठीक है, समाजवादी हैं हम, यानी कि हमारे यहां पर सभी को समान अधिकार प्राप्त है। ठीक है, कानून के समक्ष समता है, सब समान है हमारे लिए। फिर हम क्या है? पंथ निरपेक्ष हैं या धर्म निरपेक्ष हैं। इंग्लिश में सेक्युलर, हिंदी में भी कभी कभी सेक्युलर लिखा हुआ आ जाता है। तो भाई इतनी टर्मिनोलॉजी आपको याद करनी पड़ेगी। तो सेक्युलर का मतलब क्या होता है? ये पेपर में आता है क्वेश्चन, और अक्सर हम गलत कराते हैं क्योंकि हम सेक्युलर का मतलब समझते हैं
धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष का मतलब समझते हैं कि जहां पर सभी धर्म समान हो। एक्चुअल में जो पंथ निरपेक्ष का अर्थ है, पंथ निरपेक्ष का अर्थ होता है जहां पर किसी का कोई धर्म ना हो, यानी ऐसा कोई राज्य जो किसी धर्म को स्वीकार नहीं करता, यानी किसी का कोई धर्म ना हो एक पर्टिकुलर, उसको हम क्या कहते हैं, सेक्युलर कहते हैं। तो जब कोई धर्म एक नहीं मानते हम, तो सारे धर्म हमारे लिए कैसे हो गए, एक बराबर हो गए। तो अप्रत्यक्ष रूप से ये मतलब निकलता है, लेकिन एक्चुअल में जो मतलब होता है धर्मनिरपेक्ष का, उसका मतलब होता है जिसका कोई धर्म ना हो, वन विच हैज नो रिलीजन। ये पेपर में आता है। और ऑप्शन दूसरा ये भी होगा कि सारे धर्म समान हो, तो वो सही नहीं है। सही क्या है कि जिसका कोई धर्म ना हो। ठीक है, अच्छा पीईटी में आया था ये धर्मनिरपेक्ष वाला, तो सही करके आए थे ना। ये तो मैं उसमें भी बता चुका हूं, 2-3 लेक्चर जो मैंने यूट्यूब पे डाले थे फ्री वाले। ठीक है, इसके अलावा हम क्या है, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है, तो ये तो आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे होगे। लोकतंत्र का मतलब होता है जनता के द्वारा जहां प्रतिनिधि को चुना जाए। ठीक है, यानी कि ऐसी सरकार जो किसके द्वारा चुनी जाती है, जनता के द्वारा, लोगों के द्वारा चुनी जाती है। एक फेमस कोट है जो अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने कहा था, डेमोक्रेसी इज फॉर द पीपल, जनता के लिए, बाय द पीपल, जनता में से, और जनता के द्वारा, एंड फ्रॉम द पीपल। ठीक है, ये कहा था अब्राहम लिंकन ने। कभी कभी डायरेक्ट आ भी जाता है ये बात किसने कही थी। तो डेमोक्रेसी का मतलब हो गया कि जहां जनता के द्वारा चुना जाए। और गणतंत्र मतलब क्या होता है, लास्ट क्लास में समझाया था, जरा कोई मेरे को बताएगा लिखकर कि गणतंत्र, रिपब्लिक का मतलब क्या होता है। मैं इंतजार कर रहा हूं, आप रिप्लाई करें। गणतंत्र मतलब लास्ट क्लास में मैंने समझाया था क्या होता है, बताओ जरा। वेरी गुड तनु। जहां पर वंशानुगत शासन ना हो, यानी किंग क्वीन इस तरीके की चीजें नहीं है, जहां पर जो हेड है उसका चुनाव होता हो। ठीक है, या वंशानुगत शासन ना हो, मोनार्की ना हो, उसको हम क्या कहते हैं, गणराज्य कहते हैं या गणतंत्र कहते हैं। ठीक है, तो फिर ये आगे की कहानी पढ़ लेना, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। 4 शब्द इंपॉर्टेंट थे जो आपको क्रम से याद रखने हैं। फिर बात करता है कि हम नागरिकों को क्या क्या देंगे। तो हम नागरिकों को न्याय देंगे। कितने प्रकार का न्याय देंगे, 3 प्रकार का न्याय देंगे। सामाजिक न्याय देंगे यानी सोशल जस्टिस, आर्थिक न्याय देंगे यानी इकोनॉमिक जस्टिस, और राजनीतिक न्याय देंगे यानी पॉलिटिकल जस्टिस। ठीक है, तो संविधान की प्रस्तावना में न्याय कितने प्रकार का है, तो न्याय है 3 प्रकार का। अब क्वेश्चन आप पे बौछार होने वाली है, क्योंकि कल ये सारी चीजें मैंने आपको करा दी हैं, तो आप ही को आंसर करना होगा। तो पहले ये बताओ, गणतंत्र व्यवस्था हमने कहां से ली है, संविधान में जो गणतंत्रात्मक प्रणाली है ये हमने कहां से ली है। गणतंत्र व्यवस्था, भारत एक रिपब्लिक है, गणतंत्र है, ये हमने किस देश से लिया है, फ्रांस से लिया है। वेरी गुड, फ्रांस से लिया है। और ये जो न्याय की अवधारणा है, न्याय जो लिए हैं 3 प्रकार के, ये कहां से लिए हैं, ये किस देश से लिए हैं, जो न्याय है ये किस देश से लिए हैं, तो न्याय लिए हैं रूस से। वेरी गुड, न्याय लिए हैं रूस से। फिर बात आती है, हमने स्वतंत्रता ली है, लिबर्टी ली है, कितने प्रकार की, 5 प्रकार की। लिबर्टी है कितने प्रकार की, 5 प्रकार की। विचार की यानी एक्सप्रेशन, अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हो, अपने विचार प्रकट कर सकते हो, अपने भाव प्रकट कर सकते हो। अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, फेथ, बिलीफ, वर्शिप, ये सब 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। तो कितने प्रकार का न्याय है, 3 प्रकार का न्याय है। कितने प्रकार की स्वतंत्रता है, 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। कितने प्रकार की समता है, इक्वालिटी है। 2 प्रकार की समता है, प्रतिष्ठा की या गरिमा की, स्टेटस की, सबका स्टेटस की स्वतंत्रता है, चाहे वो रिक्शा वाला हो, चाहे आईएएस हो, सबकी अपनी एक गरिमा है, अपनी डिग्निटी है। इसके अलावा अवसर की, सबको समान अवसर मिलेगा, अपॉर्चुनिटी सबको समान मिलेंगी। तो समता कितने प्रकार की हो गई, 2 प्रकार की। इसके अलावा एकता की अवधारणा है, ठीक है, राष्ट्र की एकता और अखंडता, ठीक है, व्यक्ति की गरिमा, और साथ में कहां गया भाईचारा, कहां गया बंधुत्व, हाँ ये रहा, बंधुता बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो बंधुत्व कितने प्रकार का हो गया, 1 प्रकार का। तो ये आ जाता है संविधान की प्रस्तावना में न्याय कितने हैं, 3, समता जो स्वतंत्रता है
यानी कि लिबर्टी है वो 5, इक्वलिटी यानी समता 2 और बंधुत्व 1। तो ये वाली जो चीज थी न्याय वाली, ये तो हमने रूस से ली है, और बाकी ये स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व, ये तीनों चीजें हमने कहां से ली हैं जल्दी से बताओ? संविधान में, प्रस्तावना में, ये तीनों चीजें हमने किस देश से ली थी? जल्दी से बताओ कमेंट में। ये भी हमने फ्रांस से ली है, ठीक है। फिर लास्ट में हमने लिख रखा है कि हमने भैया क्या किया, 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत कर लिया, ठीक है, अंगीकृत कर लिया, ठीक है। और फिर लास्ट में हमने कब इसको पूर्ण रूप से लागू किया? अपना तो हमने 26 नवंबर 1949 को लिया और लागू किया 26 जनवरी 1950 को। यही उसका इंग्लिश वर्जन है, ठीक है। अब ये जो डिजाइन विजाइन सब दिख रही है, ये सब डिजाइन किसने तैयार की थी? ये वही उन्हीं दोनों लोगों ने तैयार किए, ब्यूअर सिन्हा और नंदलाल बोस। और ये लिखा किसने अपनी हैंड राइटिंग में? तो ये लिखा किसने था? जो ओरिजिनल कॉपी थी, तो वो ओरिजिनल कॉपी लिखी थी प्रेम बिहारी नारायण राय जादा ने, ठीक है। तो इंग्लिश में ये लिखा हुआ है, तो वो मैं पीडीएफ भेज दूंगा, दोनों में पढ़ लेना। हाँ, मेन चीज जो थी वो ये था कि 4 प्रकार की यहाँ पे इनको क्रम से याद रखना है, ठीक है। ये जो 4 शब्द आए थे, इसके अलावा जस्टिस कितने प्रकार की है? 3 प्रकार की है, ये तीनों प्रकार याद रखने। लिबर्टी 5 प्रकार की है, ये याद रखनी है, ठीक है। इक्वालिटी 2 प्रकार की है, याद रखना। और फ्रेटर्निटी 1 प्रकार की है, ठीक है। चलो, अच्छा, इनका भी क्रम आ सकता है। अच्छा कोई एग्जाम दोगे ना, सीडीएस वगैरह दोगे, यूपीएससी दोगे, आईएएस दोगे, पीसीएस दोगे, तो उनमें ये भी पूछ सकता है कि पहले जस्टिस आती है, फिर क्या आता है, फिर स्वतंत्रता आती है, फिर क्या आता है, फिर समानता आती है, और फिर बंधुत्व आता है। इनका क्रम भी पूछ सकता है, ठीक है। तो हर तरीके से आपको याद रखना होगा। पहले कैसे लिखा हुआ था जो दोबारा लिखना पड़ा? मतलब मैं समझा नहीं बेटा। सनी, क्या पूछना चाह रहे हो? संविधान बेटा पहले कहा था? 1950 में ही तो लागू किया है लिखकर। संविधान तो एक ही बार लिखा गया है ना, बार बार थोड़ा ना लिखा है। चल, तो अब बात आती है प्रस्तावना की। तो मैंने बताया था प्रस्तावना क्या है? संविधान का आधार कहा जाती है, ठीक है, या बेस है ये, जो हमारी बताती है कि संविधान में क्या क्या बातें, किस बेसिस पर हमने संविधान को तैयार किया है। तो प्रस्तावना को कई लोगों ने कई शब्दों से उल्लेखित किया, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। तो क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट बनता है क्या, कि संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। यहां पर 3 प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं कंफ्यूजन के लिए। तो संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? प्रस्तावना को कहा जाता है। देखो 3 क्वेश्चन क्या बनेंगे अलग अलग कंफ्यूजन के लिए। पहला क्वेश्चन बनेगा डायरेक्ट, संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? पहला क्वेश्चन तो ये बनेगा। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है, B.R. अंबेडकर ने संविधान की आत्मा और हृदय किसे कहा? B.R. अंबेडकर कॉल्ड हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टू विच पार्ट, या कौन सा आर्टिकल? तीसरा क्वेश्चन आता है, जवाहरलाल नेहरू ने किसे संविधान की आत्मा कहा? ये 3 क्वेश्चन आते हैं, तीनों में तीनों ऑप्शन होंगे, लेकिन आंसर अलग अलग है। तो तीनों का आंसर क्या क्या हो जाएगा? तो अगर केवल पूछता है संविधान की आत्मा, तो सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हम किसे कहते हैं? तो सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हम कहते हैं प्रस्तावना को। तो अगर केवल ये क्वेश्चन आता है तो आपको टिक करना है प्रस्तावना, प्रीएम्बल। लेकिन अगर पूछता है B.R. अंबेडकर ने किसे आत्मा और हृदय कहा है, तो फिर ऐसी स्थिति में आता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, और आर्टिकल 32, ठीक है। ये हम आगे और भी पढ़ेंगे। और पूछता है जवाहरलाल नेहरू ने किसे संविधान की आत्मा कहा है, तो ऐसी स्थिति में आते हैं मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। जवाहरलाल नेहरू ने इन्हें जो संविधान की आत्मा कहा है, ठीक है। तो ये 3 अलग अलग क्वेश्चन आते हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं। तो अगर हम बात करें प्रस्तावना को हम क्या क्या कह सकते हैं, तो प्रस्तावना को दिल कह सकते हैं,
ठीक है, संविधान का क्या है, ये दिल है, या संविधान की क्या है, आत्मा है, या संविधान की क्या है, कुंजी है। तो कैसा भी क्वेश्चन आ सकता है, संविधान की कुंजी क्या है, की ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की आत्मा क्या है, संविधान का दिल क्या है, तो क्या आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा प्रस्तावना। अब एक व्यक्ति रहे के.एम. मुंशी, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि प्रस्तावना क्या है, प्रस्तावना है भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली, यानी कुंडली हमारी होती है जैसे, तो ये एक राजनीतिक कुंडली है, किसकी, संविधान की। तो क्वेश्चन आएगा कि प्रस्तावना संविधान की राजनीतिक कुंडली है, यानी पॉलिटिकल हॉरोस्कोप है, किसने कहा, तो वो कहा के.एम. मुंशी ने। किसने कहा कि ये संविधान की आत्मा या कुंजी है, तो वो कहा ठाकुरदास भार्गव ने। ये पेपर में आ जाता है, किसने कहा था आत्मा, तो किसने कहा था, ठाकुरदास भार्गव ने। क्वेश्चन आता है संविधान का पहचान पत्र, आइडेंटिटी कार्ड, आधार कार्ड है संविधान का ये, तो ये किसने कहा, ये कहा N.A. पालखी वाला ने। ठीक है, जो प्रस्तावना है ये क्या करती है, पूरे संविधान पर प्रकाश डालती है, यानी ब्रीफ में बताती है कि संविधान हमने किन आधार पर तैयार किया है। ठीक है, जो प्रस्तावना है, ठीक है, इसको मैंने बताया था कि अगर मैं बात करूं तो ओरिजिनल जो संविधान था वो किसने लिखा, तो ओरिजिनल जो संविधान था वो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखा था, जबकि इसकी जो डिजाइनिंग वगैरह तैयार की थी तो वो नंदलाल बोस और बियोहर सिन्हा के द्वारा, ठीक है, तैयार की गई थी। ठीक है, बियोहर राम मनोहर सिन्हा के द्वारा तैयार की गई थी। तो ये चीज तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि भाई अब तक प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हो चुका है। तो अगर हम बात करें प्रस्तावना की, तो प्रस्तावना में केवल अब तक एक ही बार संशोधन किया गया है। ठीक है, प्रस्तावना में अभी तक केवल एक ही बार संशोधन किया गया है, और वो संशोधन बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां से पेपर में क्वेश्चन आते हैं। तो प्रस्तावना में अब तक केवल 42वां संशोधन किया गया 1976 में। ये जो 42वां संशोधन है 1976 का, इस समय भारत की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। अंबेडकर ने सुझाव दिए, जैसे कि किताब किसी और ने लिखी, पढ़ा मैं रहा हूं। ठीक है, तो वो चीज है। ठीक है, वो जो ज्ञान दिया, जो कि क्या क्या लिखना चाहिए, वो अंबेडकर जी ने दिया, और क्या जो लिखा गया है, हैंड राइटिंग भी तो है। अब जैसे मैंने कुछ अपने नोट्स लिखे, तो वो नोट्स मैं प्रिंट कराऊंगा किसी से, तो प्रिंटिंग वाला अलग है, वो चीज है ना। चलो, तो 42वां संशोधन के द्वारा हमने बहुत सारे परिवर्तन संविधान में किए हैं। इसी कारण ये जो 42वां संशोधन है, इसे हम क्या कह देते हैं, मिनी संविधान कह देते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कह देते हैं। ठीक है, क्या कह देते हैं, मिनी संविधान, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, जो हमारा संविधान का 42वां संशोधन है, जो इंदिरा गांधी के समय में हुआ 1976 में, उसे हम क्या कहते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या मिनी संविधान या लघु संविधान कहते हैं। ठीक है, क्योंकि इसके द्वारा हमने क्या किया था, संविधान में बहुत सारे परिवर्तन किए। तो इसी संशोधन के द्वारा हमने क्या किया, प्रस्तावना में भी एक संशोधन कर दिया, प्रस्तावना में भी कुछ परिवर्तन कर दिए, प्रस्तावना में भी कुछ चेंजेस कर दिए। और प्रस्तावना में चेंजेस क्या किए, 3 शब्दों को जोड़ दिया। ठीक है, प्रस्तावना में 3 शब्दों को जोड़ दिया। पहला कौन सा शब्द जोड़ा हमने, समाजवादी, सोशलिस्ट। दूसरा जो शब्द जोड़ा वो हमने कौन सा जोड़ा, वो जोड़ा हमने पंथ निरपेक्ष, या इसी के लिए हम दूसरा शब्द यूज कर सकते हैं, धर्म निरपेक्ष। और जो तीसरा शब्द हमने जोड़ा वो कौन सा जोड़ा, वो हमने जोड़ा अखंडता, इंटीग्रिटी। तो कई बार क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन से 3 शब्द 42वें संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे, तो ये तीनों शब्द जोड़े गए थे 42वें संशोधन के द्वारा। क्वेश्चन आ सकता है निम्नलिखित में से कौन सा नहीं जोड़ा गया, तो इन 3 के अलावा जो दे रखा होगा वो हमने संविधान संशोधन के द्वारा नहीं जोड़ा। क्लियर। अब बात आती है, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि जो मूल संविधान था उसमें प्रस्तावना में कौन से शब्द नहीं थे। तो जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था
उसके समय पर कोई संशोधन नहीं हुआ होगा। ये हमारा 1976 में हुआ है, तो जो मूल संविधान था उसकी प्रस्तावना में कौन से शब्द नहीं होंगे, तो ये शब्द उस समय नहीं थे। ठीक है, जो हमें प्रस्तावना में मैंने आपको 4 शब्द पढ़ाए, वो उनमें से ये जो शब्द थे वो पहले नहीं थे। 42वें संशोधन के द्वारा 1976 में ये शब्द जोड़े गए थे। ठीक है, तो यही यहां पर लिख रहा है कि 42वें संशोधन के द्वारा 1976 में हमने 3 शब्द जोड़े। ये तीनों शब्द बार बार पेपर में आते हैं, इनको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, फिर बात करते हैं अगर हम प्रीएम्बल की, प्रस्तावना की, तो प्रस्तावना से रिलेटेड कुछ सुप्रीम कोर्ट में केसेस डालेगा। ये आप देखते होंगे, केसेस पढ़ते रहते हैं सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट कुछ निर्णय देता है तो वो एक आपके लिए क्या बन जाता है, आगे के लिए एक एडवाइजरी बन जाती है कि हमेशा हमको ये काम करने हैं कानून के दायरे में। तो सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तावना से संबंधित 2 केस चले हैं। दोनों केस बहुत इंपॉर्टेंट है। एक केस कहलाता है बेरूबारी केस और एक कहलाता है केशवानंद भारती केस। ठीक है, तो जो बेरूबारी केस था उस केस में 1960 में हुआ, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया था कि जो संविधान की प्रस्तावना है ये संविधान का अंग नहीं है, यानी कि जो प्रीएम्बल है वो संविधान का पार्ट नहीं है। तो क्वेश्चन ऐसे आएगा कि 1960 में कौन सा वाद हुआ था, कौन सा केस हुआ था, तो वो हुआ था बेरूबारी केस। दूसरा क्वेश्चन ऐसे आएगा, बेरूबारी केस में क्या निर्णय लिया गया था, तो ये निर्णय लिया गया था कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का भाग नहीं है। या उल्टा आ सकता है, किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय लिया कि संविधान का भाग प्रस्तावना नहीं है, तो वो हो जाएगा बेरूबारी केस 1960। फिर आपको पता है कि जो कोर्ट है उसमें दोबारा याचिका डल जाए तो वो अपनी याचिकाओं का पर पुनर्निर्णय ले सकती है, यानी दोबारा से रिव्यू कर सकती है। तो रिव्यू के तहत 1973 में एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है जो संविधान का बहुत ही इंपॉर्टेंट केस माना जाता है, जो यहां अगली स्लाइड में है, वो है केशवानंद भारती केस। ठीक है, ये संविधान का एक बहुत इंपॉर्टेंट केस माना जाता है क्योंकि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट निर्णय दिया गया था संविधान से रिलेटेड। केशवानंद भारती की अभी कुछ समय पहले ही मृत्यु हुई है। ये केरल में एक मठ है, उस मठ था, उसके हेड थे। ठीक है, तो ये जो केशवानंद भारती केस था ये 1973 में हुआ और इसमें अब तक की सुप्रीम कोर्ट की सबसे बड़ी बेंच बनाई गई। ठीक है, जैसे 5 न्यायाधीश होने चाहिए था ना निम्नलिखित, तो इसमें अब सबसे ज्यादा न्यायाधीश बनाए गए। और इस बैठक में ये निर्णय लिया सुप्रीम कोर्ट ने कि नहीं, संविधान को अंग माना जाएगा, प्रस्तावना संविधान का अंग है। ठीक है, क्लियर। और साथ ही यह निर्णय और दिया इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कि संविधान के किसी भी भाग में संसद परिवर्तन कर सकती है लेकिन संविधान के मूलभूत ढांचे को परिवर्तित नहीं कर सकती। यानी एक रीढ़ की हड्डी है संविधान की, एक बेसिक स्ट्रक्चर है, उसको छोड़कर संसद बाकी हिस्सों में परिवर्तन कर सकती है। उस बेसिक स्ट्रक्चर से कोई खिलवाड़ नहीं करेगी। जैसे हमारे शरीर है तो हमारे शरीर में 2 आंख, नाक, 2 कान, 2 हाथ ये होंगे, तो इसी तरीके से अब बनावट अलग अलग होती है सबकी, किसी की आंख छोटी हो सकती है, बड़ी हो सकती है, हाँ होंगी 2 आंख। तो यही चीज सुप्रीम कोर्ट ने कही कि नहीं, संविधान में कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप परिवर्तित नहीं करोगे, उसके अलावा कुछ चेंजेस करना चाहो तो वो परिवर्तित कर सकते हो। ठीक है, तो क्वेश्चन आता है संविधान में किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय दिया कि मूलभूत ढांचा एक संविधान का होगा, तो वो किस में दिया, केशवानंद भारती में। अब इस पर निर्णय कौन लेगा कि वो मूलभूत ढांचे में आते हैं कि नहीं आते, कौन निर्णय लेगा कि वो बेसिक स्ट्रक्चर में शामिल है या नहीं है, तो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया ही था, उस पर निर्णय कौन लेगा, सुप्रीम कोर्ट लेगा। और न्यूनतम कितने न्यायाधीशों की पीठ होनी चाहिए, उसमें 5 जज न्यूनतम होने चाहिए। ठीक है, तो इसको जरा देख लेते हैं। तो मैंने बताया 2 इंपॉर्टेंट केस रहे हैं। पहला केस जो रहा वो रहा बेरूबारी केस 1960 का। ठीक है, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का हिस्सा नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट, एज इट इज लाइन याद रखनी है। ठीक है, इसीलिए न्यायालय में क्या करेंगे, यह लागू नहीं है, यानी न्यायालय में इसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। ये खास बात है, इस कथन को आपको दिमाग में रखना है, एज इट इज पेपर में आता है। क्या है कथन, कथन है कि जो प्रस्तावना है वो न्यायिक नहीं है।
ये कथन आपको एज इट इज याद रखना है, पेपर में आता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो प्रस्तावना न्यायिक नहीं है, ये सही है। इंग्लिश में क्या है, प्रीएम्बल इज नॉन जस्टिसिएबल, यानी न्याय नहीं कर सकते इसके बेसिस पर हम कुछ, क्योंकि इसमें तो आधार लिख रहा है कि भाई कढ़ाई पनीर खाना है आपको। अब कढ़ाई पनीर भी टेस्ट वाला होना चाहिए ना, ऐसे थोड़ा ना कि कढ़ाई लिया है और उसमें पनीर डाल के लिया है और कह दिया लो कढ़ाई पनीर, ठीक है। तो बना हुआ होना चाहिए प्रॉपर रेसिपी के साथ, तो वो चीज नहीं है, ठीक है, प्रस्तावना में। तो प्रस्तावना नॉन जस्टिसिएबल है, यानी गैर न्यायिक है या न्यायिक नहीं है। ये कथन आपको एज इट इज याद रखना है। फिर नेक्स्ट केस जो हुआ वो हुआ केशवानंद भारती का 1973 में। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय क्या किया, बदल लिया और प्रस्तावना को क्या बताया, संविधान का अंग घोषित किया, ठीक है। प्रस्तावना को संविधान का अंग घोषित किया और साथ ही क्या दिया, एक अवधारणा दी, एक कंसेप्ट दिया, किसका, संविधान के मूलभूत ढांचे का, बेसिक स्ट्रक्चर का, कि संविधान का एक मूलभूत ढांचा होगा, ठीक है। प्रस्तावना जो है वो कैसी है, गैर न्यायिक है। क्लियर। प्रस्तावना की शुरुआत में 4 शब्द आते हैं। कौन कौन से 4 शब्द आते हैं, इन पे क्वेश्चन आ सकता है। तो ये क्रम से मैंने अभी आपको पढ़ाए थे, वही क्रम यहां पर लिख रहा है। सबसे पहले संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यानी हम अपने आप में क्या है, पूरी तरीके से आजाद हैं, किसी का हमारे ऊपर अधिकार नहीं है, हमारे आंतरिक मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। हाँ, केस बहुत सारे हैं बेटा, केस बहुत सारे हैं, ये 2 ज्यादा फेमस वाले हैं ना जो आपको याद रखना है। ऐसे गोलकनाथ केस भी है और भी बहुत सारे केस हैं। यूपीएसआई वालों के लिए स्पेसिफिकली एक क्लास लूंगा अलग से, जिसमें सारे केस कराऊंगा जितने भी अब तक सुप्रीम कोर्ट में हुए हैं, क्योंकि केसेस से रिलेटेड भी कभी कोई क्वेश्चन आ जाते हैं, तो वो लास्ट में एकदम कराऊंगा जब बहुत सारे केस हैं, ठीक है। समाजवादी का मतलब क्या होता है, जहां सबको समान अधिकार हो। पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष मतलब जिसका कोई धर्म ना हो। और प्रजातंत्र मतलब जहां जनता के द्वारा चुनाव हो, ठीक है, चुनाव जनता के द्वारा। और गणराज्य मतलब जहां वंशानुगत शासन ना हो। अपने आप में क्वेश्चन है ये शब्द, ठीक है, और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। भाई पुष्पेंद्र बड़ी लेट जोड़ा है, ठीक है। तो सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ठीक है। ये एज इट इज आपको क्रम से याद रखने हैं चारों शब्द, ठीक है। तो क्वेश्चन आए, जरा एक क्वेश्चन का आंसर करो कि संविधान जो प्रस्तावना है या संविधान है उसको अंतिम शक्ति कहां से मिलती है, तो क्या टिक करोगे। संविधान को अंतिम शक्ति कहां से मिलती है, तो क्या टिक करोगे। संविधान की अंतिम शक्ति किसमें निहित है, 1973। अरे संविधान की अंतिम शक्ति किसमें निहित है, फाइनल पावर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज प्रेजेंट इन, तो क्या टिक करोगे, सुप्रीम कोर्ट। और किसी का कोई आंसर। प्रस्तावना, प्रीएम्बल, सुप्रीम कोर्ट, देख लो यही गड़बड़ हो गई। अरे अभी तो मैंने बताया संविधान को अंतिम शक्ति जो निहित है वो जनता में निहित है, हम भारत के लोग जनता में निहित है, यही तो चीज अभी समझाई थी। तो जो पावर है फाइनल कॉन्स्टिट्यूशन की वो किसमें शामिल है, किसके हाथों में है, जनता के हाथों में। अल्टीमेट माई बाप जनता है संविधान की, ठीक है। देखो बिल्कुल रिवर्स है ये दोनों, वो होता है ना इक्विलिब्रियम वाला कि ये इधर और ये इधर, ठीक है, डबल इंप्लाई करते हैं, ये वाला जो सिंबल होता है। संविधान सबसे ऊपर है, हर कोई संविधान का पालन करेगा, जनता भी संविधान का पालन करेगी, लेकिन संविधान की जो शक्ति है वो जनता से ही मिलती है उसे, ठीक है। तो ये अभी ही क्वेश्चन बताया था तो मैं थोड़ी देर पहले जब प्रस्तावना की शुरुआत ही की थी कि संविधान की जो
अंतिम शक्ति है वो किसमें निहित है? जनता में निहित है। उसमें यही गड़बड़ आप कर देते हो। सुप्रीम कोर्ट कोई टिक कर आएगा, कोई संसद टिक कर आएगा, कोई प्रधानमंत्री, कोई राष्ट्रपति, लेकिन किसमें निहित है अंतिम पावर? वो है जनता में। ठीक है, क्लियर? तो इस चीज को याद रखना। अब बात आ जाती है यहां से शुरुआत भागों की, संविधान के भाग। ठीक है, तो संविधान के भाग मैंने आपको बताया था कि संविधान में कितने भाग हैं। जब संविधान लागू हुआ तो 22 भाग थे। ठीक है, तो उनमें से पहला हम पढ़ेंगे भाग 1, पार्ट 1। तो भाग 1 के रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं? क्वेश्चन आ सकते हैं कि भाग 1 का टाइटल क्या है, यानी भाग 1 में पढ़ते क्या है, संविधान के भाग 1 में उल्लेख किस चीज का है। तो पहले तो टाइटल ही आ जाता है। तो भाग 1 में क्या है? संघ और उसके राज्य क्षेत्र, यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, संघ और उसके राज्य क्षेत्र। क्वेश्चन आता है भाग 1 किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक है? तो भाग 1 है आर्टिकल 1 से 4 तक। भाग 1 कहां से कहां तक है? आर्टिकल 1 से 4 तक। क्लियर? 2 क्वेश्चन यहां से आ गए। भाग 1 में क्या है? संघ और उसके राज्य क्षेत्र, यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक है? 1 से 4 तक। तो बात करते हैं पहले आर्टिकल 1 की। तो आर्टिकल जो 1 है ये क्या कहता है? जो आर्टिकल 1 है ये कहता है भारत का नाम बताता है, संघ का नाम बताता है। तो क्वेश्चन आता है कि भारत के संविधान के तहत क्या क्या नाम है? तो संविधान के तहत भारत के केवल 2 ही नाम हैं, या तो भारत या फिर इंडिया। ठीक है, 2 ही नाम है संविधान के तहत भारत के, या तो भारत या इंडिया। क्लियर? 2 ही नाम है, या तो भारत या इंडिया। तो आर्टिकल 1 क्या कहता है? आर्टिकल 1 कहता है इंडिया अर्थात भारत। तो याद रखना क्या कि भारत का नाम ना तो हिंदुस्तान है, ना आर्यवर्त है, ना जम्बू द्वीप है, या जितना भी जो भी आपने नाम सुना हो वो कुछ भी नहीं है। भारत का नाम केवल या तो भारत है या इंडिया है। यही 2 नाम है ऑन पेपर हमारे। तो इंडिया अर्थात भारत राज्यों का क्या है? राज्यों का एक संघ है। ये बात कहता है कौन? ये बात कहता है आर्टिकल 1। इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। ठीक है, क्या होगा? राज्यों का एक संघ होगा। इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। ये एज इट इज ही याद रखना है आपको। आर्टिकल 1 क्या कहता है? इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। आर्टिकल 1 के तहत भारत के क्या क्या नाम है? या तो इंडिया या फिर भारत है। अब एक क्वेश्चन का आंसर दो। ये जो भारत राज्यों का एक संघ होगा, ये बात हमने किस देश से ली है? इसका आंसर जल्दी से कर दो। इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा, ये बात हमने किस देश से ली है? हाँ भाई, जल्दी से आंसर करें। बिल्कुल सही आंसर है। चिराग का भी, प्रियंका का भी, सभी सही आंसर कर रहे हो। पुष्पेंद्र, हाँ बिल्कुल, कनाडा से लिया गया है। वेरी गुड। कहां से ये बात ली हमने? कनाडा। संघात्मक प्रणाली की बात है एक तरीके से, है ना। तो यही आर्टिकल क्या कहता है कि जो भारत का राज्य क्षेत्र है, इसके राज्य क्षेत्र में यानी इसकी जो टेरिटरी है उसमें क्या क्या शामिल होगा? जो भारत का क्षेत्र है वो क्या क्या समझा जाएगा? तो सारे राज्यों का जो क्षेत्र है वो भी भारत का होगा, सारे केंद्र शासित प्रदेश जो हैं वो भी भारत का क्षेत्र है, और अगर कोई और क्षेत्र भारत में जुड़ जाता है तो वो भी भारत का हिस्सा माना जाएगा। जब भारत आजाद हुआ हो रहा था तो भारत में 562 देसी रियासतें थी। 562 क्या थी? प्रेसिडेंसीज थी, यानी छोटे छोटे राजा थे। इतने हिस्सों में भारत बटा हुआ था, इतने राजा थे। इन 562 रियासतों को मिलाने की जिम्मेदारी किसकी थी? वो थी सरदार पटेल की, जो कि प्रांतीय सभा के अध्यक्ष थे, प्रांतीय समिति के अध्यक्ष थे, प्रोविंशियल कमेटी के चेयरमैन थे। तो इन 562 रियासतों में से 3 रियासतें ऐसी थीं
जिनको विशेष प्रक्रिया से मिलाया गया, यानी वो स्वेच्छा से नहीं मिल रही थी, उनके लिए कुछ ना कुछ विशेष करना पड़ गया, जिसके द्वारा उन्हें शामिल भारत में किया गया। तो वो 3 रियासतें कौन कौन सी थी जिन्हें भारत में विशेष प्रक्रिया से मिलाया गया, यहां से क्वेश्चन आ जाता है। तो ये जो 3 रियासतें थी जिन्हें भारत में विशेष प्रक्रिया से मिलाया गया, उसमें से पहली थी जूनागढ़। ये जो जूनागढ़ है ये वर्तमान में कहां पर है, तो जूनागढ़ का किला कहां पर है ये, तो ये है गुजरात में। ठीक है, जूनागढ़ कहां पर है, जूनागढ़ है गुजरात में। ठीक है, कहां पर है जूनागढ़, गुजरात। ठीक है, जूनागढ़ हम पढ़ेंगे प्राचीन इतिहास में भी। ठीक है, रुद्रदामन एक राजा रहा है, शक राजा, उसका उल्लेख है यहां पर। तो जूनागढ़ को हमने कैसे मिलाया, यहां पर हमने जनमत संग्रह कराया, यानी यहां पर हमने जनता से वोटिंग कराई थी, पीपल्स रेफरेंडम, जनता के द्वारा यहां वोटिंग कराई गई, पीपल्स रेफरेंडम। दूसरा था हैदराबाद। हैदराबाद क्या कह रहा था, हैदराबाद कह रहा था ना मैं मिलूंगा पाकिस्तान में, ना मिलूंगा भारत में। अब सोचो ये यहां पर ऐसे, ये भारत में, यहां बीच में दूसरा देश, कैसे हिसाब किताब बनेगा। तो ऐसी स्थिति में फिर सेना की कार्यवाही की गई और सैन्य बल के द्वारा इसे शामिल कर लिया गया, मिलिट्री एक्शन के द्वारा इसे शामिल कर लिया गया। तीसरा था जम्मू कश्मीर, इसको हमने वादा किया विशेष प्रावधानों का, और आर्टिकल 370 के तहत ये भी विशेष प्रावधान के साथ भारत में मिल गया। ठीक है, शुरुआत में जब भारत बनाया गया था तो भारत में अलग अलग राज्य नहीं बनाए गए थे। शुरुआत में भारत को पार्टों में बांट रखा था। ठीक है, भाग ए ऐसे करके बांट रखा था, भाग बी और भाग सी। ठीक है, ऐसे बांट रखा था हमने शुरुआत में। फिर एक व्यक्ति थे, ये और भी डिटेल में मैं आगे पढ़ाऊंगा जब आपको राज्यों का गठन पढ़ाऊंगा। तो एक व्यक्ति थे जिनका नाम था पोट्टी श्री रामालू। अभी थोड़ी सी थ्योरी ऐसे ही बता दे रहा हूं, बाद में डिटेल में लिखवाऊंगा और पढ़ाऊंगा। पोट्टी श्री रामालू थे, ये आंध्र प्रदेश में हड़ताल पर बैठ गए, भूख हड़ताल पर, और 56 दिन के बाद ये मर गए। ठीक है, भूख हड़ताल पर बैठने के बाद क्या हुआ, इनका देहांत हो गया, ये मर गए। तो बहुत ज्यादा बवाल उठा, और इसी के ध्यान में रखते हुए 1953 में पहला राज्य भाषा के आधार पर बना दिया। कौन सा, आंध्र प्रदेश। से क्वेश्चन पेपर में बार बार आता है, भाषा के आधार पर पहला कौन सा राज्य बनाया गया, आंध्र प्रदेश। बिल्कुल बिल्कुल, ऑपरेशन पोलो। ठीक है, आंध्र प्रदेश बनाया गया था। तो अब जब पहला भाषा के आधार पर बन गया तो फिर सरकार ने एक आयोग बनाया कि यार फिर हम राज्यों को अब कैसे बांटें, इस पर विचार विमर्श करके दो। तो 1953 में ही इस राज्य के बनाने के बाद एक आयोग बनाया गया जिसके अध्यक्ष थे फजल अली। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एक आयोग बनाया गया, फजल अली आयोग, और इस आयोग ने सुझाव दिया कि भाई राज्य पुनर्गठन कानून करो। तो संविधान के 7वें संशोधन 1956 के द्वारा, राज्य पुनर्गठन कानून के द्वारा भारत को स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के द्वारा भारत को अब फाइनली कितने राज्यों में बांट दिया गया, तो अब भारत को फाइनली 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया। ठीक है, 6 यूनियन टेरिटरीज में हमने क्या किया, भारत को डिवाइड कर दिया। तो ये सारी चीजें हम और डिटेल में आगे पढ़ेंगे, फिलहाल अभी थोड़ा सा ओवरव्यू दे दिया है आपको। ठीक है, तो शुरुआत में भाग ए भाग बी भाग सी ऐसे करके डिवाइड था भारत। ठीक है, तो ये आर्टिकल के बारे में इधर लिख रहा है। ठीक है, थ्योरी के लिए जो आपको काम आएगी पीडीएफ में। तो इंडिया अर्थात भारत क्या होगा, राज्यों का एक संघ होगा। ठीक है, जो हमने कनाडा से लिया है। इसके क्षेत्रों में सभी राज्यों के, सभी केंद्र शासित प्रदेशों के और ऐसे सभी क्षेत्र शामिल होंगे जिन पर भविष्य में भारत का अधिकार होगा। किसी पर अभी मान लो कल को हम अटैक कर लें और अपने अधीन कर लेते हैं उसको, अपने अधीन, अपने जैसे मान लो पीओके को कल को हमने कब्जा लिया और अपने अधीन कर लिया, तो वो भारत का ही राज्य क्षेत्र माना जाएगा। ठीक है, एक जो खास बात है वो ये है कि ये जो रियासतें भारत में एक बार मिल गई तो वो मिलेंगी अपनी मर्जी से, लेकिन एक बार अगर मिल गई तो फिर वो भारत की मर्जी के बिना अलग
नहीं हो सकती। जैसे मान लो कल को कहेगी जम्मू कश्मीर अलग हम होना चाहते हैं, तो हमें पूरा अधिकार है कि हम उस पर सैन्य कार्यवाही कर सकते हैं, उन्हें जेल वेल में डाल सकते हैं, तो इसीलिए वो अलग अब अपनी मर्जी से नहीं हो सकते। एक बार जो भारत में शामिल हो गया तो फिर वो संसद के द्वारा ही जो कानून है प्रॉपर उनको बनाकर अलग हो सकता है। एक बार किसी का विलय हो गया तो वो अलग नहीं हो सकता अपनी मर्जी से। ठीक है, ये कहता है आर्टिकल 1। ठीक है, अब बात आती है आर्टिकल 2 की। तो आर्टिकल 2 क्या कहता है? आर्टिकल 2 कहता है नए राज्यों का समावेश। यानी मान लो कि भारत का अभी कुछ राज्य है और भविष्य में कोई और हिस्सा भारत में शामिल होता है, जैसे मान लो बलूचिस्तान है पाकिस्तान का, वो हम में मिल जाता है, तो ऐसी स्थिति में वो भारत का राज्य क्षेत्र माना जाएगा। देखो यहां पर एक क्वेश्चन आता है जो डाउटफुल रहता है, वो क्या है? एक है आर्टिकल 2, वो भी ऐसा ही कुछ है, और एक है आर्टिकल 3, वो भी ऐसा ही कुछ है। यानी लगभग सेम से लगते हैं लेकिन अंतर है, तभी तो 2 आर्टिकल बनाए, वरना एक ही होता। तो अंतर क्या है वो समझो। आर्टिकल 2 में तो ऐसा है जो विदेशों के हिस्से हैं वो भारत में मिल जाते हैं, तो यानी ऑलरेडी भारत में नहीं है, अलग से कोई हिस्सा भारत में मिलता है, उसका उल्लेख है आर्टिकल 2 में। आर्टिकल 3 में वो है कि जो पहले से ही भारत के राज्य हैं उनका कुछ परिवर्तन होता है, यानी राज्य टूट जाता है, राज्य की सीमा में परिवर्तन हो जाता है, राज्य का नाम में परिवर्तन हो जाता है। तो आर्टिकल 3 तो उनके लिए जो पहले से ही भारत में है, जबकि आर्टिकल 2 उसके लिए है जो भारत में नहीं है और शामिल होगा। तो इस आर्टिकल 2 का प्रयोग करके हमने, क्योंकि जब हम आजाद हुए थे तो सारे हिस्से हमारे पास नहीं थे, जैसे गोवा में पुर्तगाली 1961 में गए, पुडुचेरी में भी लेट गए थे, 1947 में सब नहीं भागे थे। तो हमने धीरे धीरे आर्टिकल 2 का प्रयोग करके भारत के हिस्सों में कुछ जगहों को मिलाया गया। हाँ बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल। तो आर्टिकल 2 के तहत हमने कुछ राज्यों को कौन कौन से मिलाया? सिक्किम को मिलाया था, ठीक है, सिक्किम को अपना राज्य बनाया था। सिक्किम पहले हमारा राज्य नहीं था, 1975 में से पूर्ण राज्य बनाया। माहे इसको हमने शामिल किया, गोवा इसको शामिल किया, पौंडीचेरी इसको शामिल किया, यनम और कराईकल इन सबको शामिल किया। ये जो माहे है, ठीक है, पौंडीचेरी है, यनम है और कराईकल है, ये चारों किसके तहत आते हैं? पौंडीचेरी के ही तहत आते हैं, यानी पौंडीचेरी का ही हिस्सा है माहे, यनम और कराईकल। तो पौंडीचेरी ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है, पौंडीचेरी ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है। अच्छा, गोवा वाला CHSL में आया था, अच्छा। तो पौंडीचेरी ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें जो 3 राज्यों में फैला हुआ है। जैसे कौन कौन से 3 राज्य? जो ये पौंडीचेरी और कराईकल है, ठीक है, जो पुडुचेरी, अब पौंडीचेरी नाम नहीं, अब इसका पुडुचेरी नाम है, जो पुडुचेरी और कराईकल है, ये दोनों तो पड़ते हैं तमिलनाडु में। जो माहे है ये पड़ता है केरल में, ठीक है, और जो यनम है ये आता है आंध्र प्रदेश में। तो भारत का इकलौता केंद्र शासित प्रदेश जो 3 राज्यों में फैला हुआ है, ठीक है, वो कौन सा है? तो भारत का इकलौता केंद्र शासित प्रदेश जो 3 राज्यों में फैला हुआ है वो है पौंडीचेरी। इसका जो माहे है वो केरल में आता है, एक यनम इसका हिस्सा है वो आंध्र प्रदेश में आता है, और जो कराईकल और पुडुचेरी है ये दोनों हिस्से किस में आते हैं? ये दोनों हिस्से तमिलनाडु में आते हैं, ठीक है। फिर आती है बात आर्टिकल 3 की। तो आर्टिकल 3 क्या कहता है? आर्टिकल 3 कहता है कि पहले से ही जो भारत में राज्य हैं उनमें से नए राज्यों का गठन कर दो, कुछ नया राज्य बना दो, जैसे तेलंगाना बना, ठीक है, आंध्र प्रदेश से, या उनके नाम में परिवर्तन कर दो, जैसे कि शहरों के नाम बदलते हैं ऐसी राज्यों के नाम भी बदल सकते हैं। पश्चिम बंगाल ने अपना राज्य का नाम बदलने के लिए ऑलरेडी प्रस्ताव डाला था, लेकिन केंद्र ने खारिज कर दिया। उन्होंने नाम किया था पश्चिम बंगाल की जगह हमारा नाम बांग्ला कर दो, ठीक है, तो वो अभी खारिज कर दिया केंद्र ने। इसके अलावा क्या है? सीमा में परिवर्तन, राज्यों में सीमा में परिवर्तन हो सकता है, ठीक है, जैसे यूपी की बात हो रही है 3 हिस्सों में तोड़ने की, तो पता नहीं टूटेगा कि नहीं, ठीक है, तो ये सारी चीजें। अब ये जो आर्टिकल 3 है इसका प्रयोग करेगा कौन? कोई नया राज्य बनाना है तो ऑब्वियसली खुद राज्य तो कर नहीं सकता कि भैया नया राज्य बना दो, तो इसका प्रयोग कौन करता है? जो आर्टिकल 3 है इसका प्रयोग संसद के द्वारा किया जाता है, ठीक है। कौन यूज करता है? पार्लियामेंट इस शक्ति का प्रयोग करती है, और संसद क्या करेगी? इसका
साधारण बहुमत से प्रयोग करती है। यानी अगर हमें कोई नया राज्य बनाना है, सपोज हमें आंध्र प्रदेश से तेलंगाना बनाना है, तो सिंपली हमें क्या कराना होगा, संसद के दोनों सदनों में जितने भी सदस्य हैं उनके 50% से केवल एक ज्यादा से पारित कराना होगा। जैसे मान लो कि लोकसभा में 500 सदस्य हैं सपोज, ठीक है, और मान लो आज कितने लोग आए हैं, सारे तो डेली आते नहीं, मान लो 400 लोग आए हैं, तो इस 400 का हमें 50% से एक ज्यादा से ही केवल पारित कराना होगा। यानी 201 सदस्य यदि पारित कर देते हैं ऐसे प्रस्ताव को, तो फिर वो नया राज्य बन जाएगा। ठीक है, तो वो नया राज्य बन जाएगा। योगी गवर्नमेंट इतने नाम क्यों चेंज कर रही है आजकल? ये तो यार योगी सरकार जबरदस्ती क्या होता है ये। अब चुनाव आ रहा है 2022 में, क्या दिखाएं, तो ऐसे ही फालतू के नाम चेंज कर देंगे कि अलीगढ़ का हरिगढ़ कर देंगे तो हिंदू साथ हो जाएंगे, और ये ऐसे फालतू पब्लिसिटी स्टंट होता है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। अरे क्या फर्क पड़ता है यार, तुम अपनी तरक्की पे ध्यान दो ना। अब मान लो प्रयागराज हो गया इलाहाबाद का नाम, तो एकदम हम अमेरिका के स्टैंडर्ड पे पहुंच गए क्या? प्रयागराज की हालत देखो क्या है। रेलवे स्टेशन से अगर कभी आप उतरोगे प्रयागराज में, इधर की तरफ शहर की तरफ, देखो क्या स्थिति है, बहुत ही बुरी स्थिति है। गरीब गरीब से ऐसे होटल वोटल भी कोई स्टैंडर्ड से नहीं मिलते हैं, ठीक है, धर्मशाला सी है होटल के नाम पर। तो वही चीज है, ठीक है, ये बस ऐसे पब्लिसिटी स्टंट होता है और कुछ नहीं, ठीक है। बस वही है कि जबरदस्ती कुछ नहीं कि हिंदुओं को शामिल करना है, तो वो चुनाव आ रहा है उस वजह से फालतू की चीजें करते रहते हैं। दिखाने को है नहीं, भर्ती कराते नहीं है प्रॉपरली, पेपर आउट हो जाता है। पता नहीं पीईटी का भी सवाल उठ रहा है कि पेपर आउट है कि नहीं है। अब पता नहीं पीछे से आउट हो, तो वैसे तो उन्होंने खारिज कर दिया कि पेपर आउट नहीं है, लेकिन वायरल तो हो ही गया था। 12 बजे के बाद ही भले ही हुआ, तो क्या पता कि 12 बजे से पहले ही पेपर आउट हो गया हो। तो चीजें थोड़ी सी प्रॉपर तो सरकार चला नहीं रही है। तो वही है कि अब इसको अपनी कमजोरी को छुपाने के लिए दूसरी चीज परिवर्तन करते रहते हैं, ठीक है, वही बिल्कुल। अच्छा ऐसा है क्या? चलो, तो ये सब चीजें किसके तहत आती है? आर्टिकल 3 के तहत। और आर्टिकल 3 का प्रयोग कौन करेगा? संसद करती है। किसके द्वारा? साधारण बहुमत के द्वारा, सिंपल मेजॉरिटी के द्वारा, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है जो पेपर में आपका इंपॉर्टेंट है, यूपीएसआई वाले स्पेसिफिकली याद रखें, क्या कि आर्टिकल 3 में जो नए राज्य बनाए जाते हैं या जो भी परिवर्तन किया जाता है, तो आर्टिकल 3 को हम क्या नहीं मानते? आर्टिकल 3 को हम संविधान संशोधन में काउंट नहीं करते। संविधान संशोधन नहीं माना जाता आर्टिकल 3 के तहत, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है। आर्टिकल 3 के तहत जो संविधान संशोधन है उसको हम संविधान संशोधन नहीं मानते हैं। ये आर्टिकल 3 की स्पेशल बात है जो आपको याद रखनी है, ठीक है। आर्टिकल 3 का प्रयोग करोगे तो वो संविधान संशोधन में काउंट नहीं होगा, ठीक है। ये चीज इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखनी है। तो आर्टिकल 3 का प्रयोग हमने समय समय पर करते रहे, जैसे कि 2000 में 3 नए राज्य बनाए गए थे अलग अलग डेट पर। ये डेट भी आपसे पूछ सकता है पेपर में। तो 1 नवंबर को हमने एक राज्य बनाया 2000 को, कौन सा? छत्तीसगढ़। कहां से बनाया? मध्य प्रदेश से, ठीक है, 26वां राज्य था हमारा। 9 नवंबर 2000 को हमने 27वां राज्य बना दिया उत्तर प्रदेश से उत्तरांचल, और आगे चल के इस उत्तरांचल का नाम वर्तमान में अब क्या कर दिया है? उत्तराखंड कर दिया है, ठीक है। फिर 15 नवंबर 2000 को हमने क्या किया? बिहार से झारखंड बनाया था, ठीक है। फिर 2 जून 2014 को हमने आंध्र प्रदेश से तेलंगाना बनाया था, ये लास्ट है। और फिर लास्ट में और भी, और लास्ट आ जाओ तो केंद्र शासित प्रदेश बना दिया 2019 में हमने। कौन कौन से? जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ठीक है। जम्मू कश्मीर को तोड़कर 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ठीक है। आर्टिकल 4 काम का नहीं है, उसको याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आर्टिकल 4 मैं आपको बता दे रहा हूं कि क्या है, ठीक है। याद करने की नीड तो नहीं है, लेकिन फिर भी जान लो। आर्टिकल 4 ये कहता है कि जब भी संविधान का आर्टिकल 2 और 3 का प्रयोग होगा, तो खुद सोचो, जब भी आर्टिकल 2 या 3 का प्रयोग होगा तो भारत में जो राज्य हैं उनमें कुछ ना कुछ परिवर्तन आएगा। या तो उसकी नाम बदल जाएगा, उसका क्षेत्रफल बदल जाएगा, या कुछ नया राज्य बन जाएगा।
तो जब भी आर्टिकल 2 या 3 का प्रयोग होगा तो संविधान में 2 अनुसूचियों में परिवर्तन आ जाता है। कौन कौन सी अनुसूचियों में? एक तो शेड्यूल पहला और एक शेड्यूल चौथा। इन दोनों में क्या होगा? परिवर्तन आएगा, चेंजेस होंगे। क्यों? क्योंकि जो संविधान की पहली अनुसूची है ये बिल्कुल भाग पहले की बात करती है, यानी कि सारे राज्यों का क्षेत्रफल, नाम, ये सारी चीजें अनुसूची 1 में मिलती है। और अनुसूची 4 में राज्यसभा की सीटों का बंटवारा। तो अगर सीमा में परिवर्तन होता है, कुछ भी चेंजेस होते हैं, तो राज्यसभा वाली वो जो है उनमें भी तो परिवर्तन आएगा। अब मान लो मैंने नाम चेंज कर दिया, आंध्र प्रदेश का कुछ और कर दिया, तो उस चौथी अनुसूची में अब आंध्र प्रदेश को हटा के नाम जो नया किया वो करना पड़ेगा। तो पहली और चौथी अनुसूची में परिवर्तन आता है, ये बेसिकली आर्टिकल 4 कहता है। और ये वाली जो बात बताई मैंने, ये भी आर्टिकल 4 ही कहता है। तो आर्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन चीज ये याद रखना कि जो आर्टिकल 3 के तहत हम संविधान संशोधन करते हैं उसको संविधान संशोधन में काउंट नहीं करते, काउंट नहीं होगा। वो है तो संशोधन, लेकिन वो संविधान संशोधन नहीं माना जाता। और जब भी आर्टिकल 2 और 3 का प्रयोग होगा तो क्या होगा? जब भी आर्टिकल 2 और 3 का प्रयोग होगा तो संविधान की पहली और चौथा शेड्यूल जो है, अनुसूची जो है, इसमें परिवर्तन आएगा। ठीक है, ये हो जाता है हमारा संविधान का भाग 1 खत्म। आज के लिए इतना ही रखते हैं, भाग 1 तक। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे भाग 2 और भाग 3 के बारे में, नागरिकता और मूल अधिकारों के बारे में। ठीक है, तो यहां तक कोई भी डाउट हो तो वो मेरे से आप पूछ लेना, क्लियर कर लेना। इसमें कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं मैंने बाद में, ठीक है, ये पीडीएफ में आपको भेज दूंगा। नागरिकता तो मैं आपको कल पढ़ाऊंगा, इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके देख लेना है ना। इन क्वेश्चंस में को अटेम्प्ट करना, और क्वेश्चनों में अगर डाउट आया करे तो वो पूछ लिया करो। ठीक है, डाउट हुआ करे किसी भी प्रकार का तो पूछ लिया करो। नहीं, रीजनिंग की क्लास आज नहीं है, सर घर पे निकल गए अपने, तबीयत खराब थी ना सर की, तो कल दवाई वगैरह दी है, एजिथ्रोमाइसिन वगैरह, तो अभी थोड़ी राहत तो है, लेकिन सर अभी घर निकल गए, थोड़ा रेस्ट वेस्ट करेंगे 2-3 दिन तो नॉर्मल हो जाएंगे। ठीक है, तो रीजनिंग की अभी क्लास नहीं है। कल आपकी हिंदी की क्लास होगी शाम को, तो मैं टाइमिंग बता दूंगा। ठीक है, हिंदी की 2 घंटे की कल क्लास चलेगी, तो टाइमिंग जहां तक है शाम को 5 से 7 रहेगी, तो वो मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, एक बार इन्फॉर्म कर दूंगा। और ट्यूसडे संडे की तो छुट्टी है ही, कल मतलब बाकी सब्जेक्ट ऑफ रहेंगे। कल हिंदी की क्लास शायद चल सकती है शाम को, मैं इन्फॉर्म कर दूंगा आपको, सर से एक बार बात करके। 5 से 7 चलेगी, वैसे आज मैंने बात कर ली थी। और मंडे को छुट्टी रहेगी सबकी जन्माष्टमी की वजह से। ठीक है, तो फिर मिलते हैं ट्यूसडे को। ठीक है, लेकिन हाँ कल हिंदी की क्लास होगी। ठीक है, तो ट्यूसडे को मिलते हैं। सभी को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं। ठीक है, जन्माष्टमी को व्रत रखते हैं, आराम से सेहत का ध्यान रखें। ठीक है, ख्याल रखें सभी अपना। हाँ, ऑफलाइन की भी छुट्टी है, मंडे की ऑफलाइन की भी छुट्टी है। ठीक है, उधर काम चल रहा है असल में सेंटर पे, ऑफलाइन वाले पे वो एल्यूमिनियम का काम चल रहा है, तो बहुत आवाज करता है। वो काटते हैं जब एल्यूमिनियम तो बहुत इरिटेटिंग साउंड होती है, कान फट जाए ऐसे, तो इसलिए मैंने ऑफ कर रखी है अभी ऑफलाइन जो मेरा स्पेशल बैच चल रहा है उसको। ठीक है, तो चलो आज के लिए इतने रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।